अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बच्चों, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। फॉर एक सेट उसने दिया है ए, जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की जो तादाद है वो 4 है। हमने रिलेशन फाइंड करना है ए का। उसके बाद हमने डोमेन भी बतानी है उसकी, और उस फंक्शन की रेंज क्या है, कहाँ तक उसकी वैल्यू जा सकती है, उसकी रेंज भी बतानी है। क्लियर है बच्चों। इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का मेथड क्या है कि आप ए लिखेंगे, और चूंकि आपने रिलेशन फाइंड करना है वो ए का ही फाइंड करना है, तो रिलेशन के लिए आप सिंबल यूज़ करते हैं क्रॉस का। ए का ए से ही रिलेशन अब फाइंड करने हैं, तो ए क्रॉस ए आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। ये जो क्रॉस है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये क्रॉस जो है वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इक्वल लगाएं अब यहाँ पे देखें, ए लिखें 1 2 3 एंड 4। अब चूंकि आपने रिलेशन फाइंड करना है तो क्रॉस का सिंबल लगाते हैं यहाँ पे, और फिर दोबारा से नेक्स्ट भी ए ही है तो नेक्स्ट भी आप लिख लेते हैं ए। अब जो रिलेशन जो है उसमें हम क्या करेंगे, रिलेशन में हम ऐसा सेट बनाएंगे जिसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नंबर्स को लिखा जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर कैसे होते हैं देखें, मैं आपको बताता हूँ। ब्रैकेट लगाएं। अब हमने जो ये एलिमेंट्स हैं इन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बताना है, ठीक है ना। वो किस तरीके से लगाना है, जो स्मॉल ब्रैकेट आप लगाएं। स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद सबसे पहले ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है दोनों एक जैसे ही हैं। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सेट बी के साथ अब हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिलेशन बताते हैं। सबसे पहले देखें ये 1 है, तो ऑर्डर्ड पेयर में आप 1 लिखें। 1 का 1 के साथ एक पेयर बनाते हैं। इसके बाद 1 का फिर आपने बनाना है 2 के साथ। 1 का 2 के साथ बन गया रिलेशन। फिर 1 का आपने बना दिया 3 के साथ, 1 3 बन गया। फिर एट द एंड आप बना देंगे 1 का 4 के साथ। ठीक है बच्चों, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मिस्टेक्स क्या होती हैं बच्चे, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के बजाय कर्ली ब्रैकेट से लगा लेते हैं और दरमियान में कॉमा भी नहीं लगाते। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। इसके बाद देखें तो 1 का जो है ना सेट, फर्स्ट सेट के 1 का रिलेशन सारों के साथ बन गया। अब 2 का बनाते हैं। देखें 2 का सबसे पहले 1 के साथ दोबारा बनेगा, तो यहाँ पे आप करें 2 1, फिर आप बनाएं 2 का 2 के साथ 2 2, फिर कॉमा आ जाएगा। फिर ऑर्डर पे बनाएं 2 का 3 के साथ, तो 2 3, और एट द एंड 2 का 4 के साथ, तो 2 4। इसी तरीके से बच्चों अब आपने 3 के भी बनाने हैं और 4 के भी बनाने हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे 3 का भी रिलेशन बना दिया सारे ऑर्डर्ड वेव फॉर्म में, और 4 का भी बना दिया। 3 का किस तरीके से, 3 1 3 2, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। सिमिलरली 4 का भी। एट द एंड फिर आप क्या करेंगे, ये जो सेट है इसको क्लोज करवा देंगे। क्लियर है बच्चों। अब रिलेशन जनरल फाइंड हमने कर लिया ए का ए के साथ। इसके बाद उसने कहा कि ये जो पार्ट 4 पार्ट से दिए हैं इसमें अब हमने रिलेशंस वो बताने हैं जो कि उसने गिवन फॉर्मेट में पूछे गए हैं। अब देखें जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें उसने कहा कि ऐसा रिलेशन बताएं जिसमें जो x है और y है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। ठीक है ना बच्चों। ये जो होती है, जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म होती है ना ये वाली, ये एक पॉइंट की फॉर्म भी से कंसीडर किया जा सकता है। जो फर्स्ट इसमें होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड है वो y को। तो यहाँ पे ऐसा रिलेशन हमने लिखना है, इसमें जो रिलेशन है ना उसे R1 आप बेशक कह लें, ठीक है ना। ये जनरल रिलेशन है, इसे R भी कहा जा सकता है, कैपिटल R, ठीक है ना। इसका रिलेशन फर्स्ट में हमने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिसमें y जो है वो इक्वल आ जाएगा x के। देखें इसमें से अब आपने वो सॉर्टिंग करनी है। देखें 1 = 1 है, तो इसमें आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। इसके बाद देखें तो 2 2 इसमें आ जाएगा इसमें से। इसके बाद 3 3 है जो सेम है, और लास्ट वन इसमें आएगा 4 और 4। क्लियर है बच्चों। ये हमने उसमें से सॉर्ट कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन में उसने कहा था कि आपने डोमेन भी बतानी है और इसकी रेंज भी बतानी है। तो बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे डोमेन और साथ में रेंज लिखनी है। अब डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये देखें ये जो रिलेशन है ना हमारा, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं
ये वाले, ये सारे के सारे डोमेन होंगे। जैसे देखें 1 लिखें आप इसमें, फिर कॉमा लगाएं, फिर ये 2 लिखें, इसका फर्स्ट लिख लें एलिमेंट, और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स को कहते हैं, और रेंज कहते हैं लास्ट एलिमेंट्स। लास्ट एलिमेंट कौन से हैं? ये वाले, ये वाला लास्ट है, ये लास्ट, ये वाला लास्ट और ये वाला लास्ट, ठीक है ना। तो रेंज में आप लास्ट 1 लिखें, 1 है, इसका सेकंड वाला 2 है, इसका है 3, और लास्ट 1 इसका आ जाएगा 4। तो इट्स मीन ये ऐसा रिलेशन था जिसकी डोमेन भी सेम है और रेंज भी सेम है। पार्ट 2 में आपने ऐसा रिलेशन निकाला है, इसे हम अब R2 कह लेते हैं, ठीक है ना। उसमें से R2 ऐसा रिलेशन होगा और ऑर्डर्ड पेयर वो वाले आएंगे जिसमें दोनों को प्लस करने से आंसर आएगा 5। अब बच्चों आपने गौर करना है कि किन्हें प्लस करके आंसर जो है वो 5 आएगा। अब यहाँ से देखें तो ये अगर 1 और 4 है, इन दोनों को प्लस करें तो आंसर 5 आएगा। तो इस रिलेशन में फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो 1 4 है। इसके बाद देखें तो ये 2 और 3 है, इनको प्लस करें तो 5 आएगा। फिर ये लिखते हैं 2 और साथ में 3। थर्ड 1 3 2, इनको प्लस करें तो 5 आएगा, तो 3 2 लिख लेते हैं। और लास्ट में देखें तो यहाँ से 4 और 1, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर आ जाता है बच्चों 5, जो कि उसने कहा था। अब इसकी भी डोमेन बतानी है और इसकी रेंज भी बतानी है। तो डोमेन यहाँ लिखता हूँ मैं, डोमेन, और साथ में लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे रेंज। क्लियर। अब जैसे फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि जो डोमेन होती है वो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं इसके। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो आप 1 लिखें, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो आप 2 लिख लें, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है तो 3 लिखें, और इसका फर्स्ट एलिमेंट 4 है तो आप 4 लिख लें। क्लियर है बच्चों। अब रेंज में आपने क्या लिखना होता है? लास्ट एलिमेंट्स। लास्ट एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट 4 है, 4 लिखें, फिर 3, फिर 2 लिखेंगे आप, और फिर एट द एंड आप लिख लेंगे 1। अब पार्ट नंबर 3 में आपने रिलेशन वो बताना है जिनको प्लस करने से जो आंसर है वो लेस देन आए 5 से, 5 से छोटा इसमें आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखें R3। अब देखते हैं कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जिन्हें प्लस करने से आंसर जब 5 से छोटा आ रहा है। देखें 1 1, दोनों को प्लस करें तो आंसर 2 है, 5 से छोटा है, तो इसमें लिखेंगे 1 और 1, और 1 2 लिख दें, इसके बाद 1 और 3 लिख दें, ठीक है जी। इनको प्लस करने से आंसर 5 से छोटा आ रहा है। इसमें अब देखें ये 1 और 4 है, अगर 1 और 4 को हम प्लस करेंगे तो 5 आंसर आएगा। उसने कहा था 5 से छोटा बताना है, तो इट्स मीन 1 और 4 इसमें ऐड नहीं होगा। इसके बाद 2 1 है, फिर 2 और 2 आ सकता है, 2 3 देखें तो 5 है, ये नहीं आएगा। 2 और 4 करें तो 6 है, 6 भी ग्रेटर है तो नहीं आएगा। 3 और 1 इसमें आ सकता है, तो आप 3 और 1 लिख लें। 3 2 भी नहीं आएगा, 5 के इक्वल है। ये 6 आएगा, 7 आएगा प्लस करने से, ये भी नहीं है। और ये सारे भी देखें तो ये ग्रेटर ही होंगे, तो फिर ये कॉमा आप ख़त्म करें और ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी आप लोगों ने डोमेन भी लिखनी है और इसकी रेंज भी लिखनी है। तो बच्चों डोमेन लिखते हैं पहले यहाँ से, डोमेन, और साथ में इसकी लिखते हैं यहाँ से रेंज। क्लियर। डोमेन मल्टीपल टाइम्स हम कर चुके हैं कि फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे। देखें 1 है तो 1 लिखें, ये भी 1 है। एक और बात आपने याद रखनी है कि जो डोमेन है या रेंज है ये रिपीट नहीं होगी। 1 लिख दिया ना तो 1 ऑलरेडी मौजूद है, ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी 1 है, ये भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद ये 2 लिखते हैं, 2, ये भी 2 है, ऑलरेडी मौजूद है, 3 लिख दें बस साथ में। इट्स मीन की डोमेन आ चुकी है 1 2 एंड 3। इसी तरीके से अब बच्चों यहाँ पे रेंज लिखते हैं, तो रेंज में ये वाली वैल्यूज़ आएंगी 1, इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है। अब देखें ये 1 है, ये रिपीट हो गया, इसको नहीं लिखना। यहाँ पे 2 है, ये भी रिपीट हो गया, नहीं लिखना। 1 है, 1 ऑलरेडी हमने लिख दिया, रिपीट नहीं करेंगे, तो इसकी रेंज आ जाएगी 1 2 एंड 3। लास्ट पार्ट में बच्चों उसने कहा था कि ऐसे रिलेशन में हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिन्हें प्लस करने से आंसर 5 से ग्रेटर आना चाहिए। तो जनरल सेट्स में से मैंने ये ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए हैं। इन्हें देखें प्लस करने से आंसर 5 से बढ़ाता है। 2 + 4 करें तो 6, तो इसमें ये सारे के सारे हमने ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया। अब इसमें से डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। तो डोमेन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, देखें 2 लिख दें आप यहाँ पर 2, इसका फर्स्ट लिखें 3 है, इसका भी 3 है, रिपीट नहीं लिखना। इसके बाद 4 लिख लेते हैं,
और ये आगे से रिपीट हो रहे हैं, तो इट्स मीन डोमेन हमारी आ जाएगी 2, 3 एंड 4। इसके बाद रेंज लिखते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट एलिमेंट जो कि 4 है, तो 4 लिखें। इसका देखें 3, ये 4 यहाँ रिपीट हो गया, 2 मिसिंग है तो 2 लिखते हैं। इसके बाद 3 ऑलरेडी मौजूद है और 4 ऑलरेडी मौजूद है, तो इट्स मीन इसकी रेंज आ जाएगी 4, 3 एंड 2। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपको फंक्शंस की टाइप के बारे में बताना चाहिए। बच्चों इसकी बेसिकली मेजर 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं इनटू फंक्शन और एक को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। क्लियर। फिर आगे इनटू की फर्दर आगे से एक और आप कह लें टाइप, जिसे हम कहते हैं 1 to 1 इंटू। ठीक है, 1 to 1 इंटू। इसी तरीके से ऑन टू की भी आगे से एक आती है जिसे हम कहते हैं 1 to 1 ऑन टू फंक्शन। क्लियर। बच्चों इसकी मैं थोड़ा सा ना हिंट देता हूँ इसके अंदर। इनटू को अगर आप याद रख लेना, इनटू को किस तरीके से, इनटू को आप याद रखेंगे एक्स्ट्रा से। ठीक है, बहुत आसानी रहेगी। और ऑन टू को आप याद रखेंगे फील्ड, ऑन टू को आप याद रखेंगे फील्ड। क्लियर। अब इसकी ना कुछ और इसको नेम्स भी हैं इसके, 1 to 1 इंटू। अगर 1 to 1 इंटू है ना, इसका उसने एक और नाम रखा हुआ है, इसे हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव, ये इसका दूसरा नाम है, इसे कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इसी तरीके से 1 to 1 ऑन टू, इसका भी उसने एक और नाम रखा है, उसको कहते हैं बाईजेक्टिव फंक्शन, बाईजेक्टिव फंक्शन। ठीक है जी। इनटू फंक्शन का इसका एज सच और कोई नाम नहीं है। ऑन टू फंक्शन का नाम जो है इसे सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 1 by 1 करके एक एक टाइप। देखें, इनटू के अंदर मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया और ऑन टू में एक्स्ट्रा नहीं लिखवाया। बच्चों मैंने यहाँ पे फिगर्स बनाई हैं, इसमें ये देखें 2 फिगर्स हैं ये वाली, इसमें ये एलिमेंट ए के हैं और ये एलिमेंट बी के हैं। ये दोनों के दोनों जो है ये फंक्शंस नहीं हैं। क्यों? फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि जो फर्स्ट सेट है, जिसे हम डोमेन भी कहते हैं, डोमेन के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ लिंक होने चाहिए। ए का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। इसमें देखें तो ए का एक एलिमेंट फ्री है, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। इसी तरीके से जो ए है, सेट ए है, स्टार्टिंग वाला जिसे हम डोमेन भी कहते हैं, उसका कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो 1 है ये रिपीट हो रहा है, 1 के साथ भी कनेक्ट है और 1 2 के साथ भी कनेक्ट है, तो यहाँ पे रिपीट हो गया, तो रिपीट भी जो है वो फंक्शन इंक्लूड नहीं होगा। अब देखते हैं, तो ये मैंने 4 फिगर्स बनाई हैं एक टाइप की। अगर आपने देख लिया कि जो फंक्शन, जो फिगर है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर आपने देखना है कौन सा फंक्शन है। उसको देखने के लिए आप बी को देखेंगे। इसमें आप सबसे पहले देखें कि बी का एलिमेंट कोई एक्स्ट्रा है, तो ये देखें इसमें एक्स्ट्रा है और इसमें भी एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा जहाँ पे आएगा वो इनटू फंक्शन है। अब इनटू में से कौन सा है? एक इनटू सिंपल है, एक 1 to 1 है। 1 to 1 से मुराद एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्ट होगा, एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्ट है, एक के साथ ही कनेक्ट है, एक 2 के साथ कनेक्ट नहीं है। तो बच्चों ये वाली टाइप आ जाएगी 1 to 1 इंटू। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा है लेकिन एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट नहीं है, डबलिंग हो रही है, तो यहाँ से आएगा कि ये है इनटू फंक्शन सिंपल। और 1 to 1 इंटू को हम कहते हैं इंजेक्टिव, तो ये इंजेक्टिव फंक्शन भी हो सकता है और ये इंजेक्टिव फंक्शन ही है। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें ये 2 फिगर्स जो हैं ये ऑन टू को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसकी वजह क्या है कि बी के तमाम एलिमेंट्स फील्ड हैं। देखें फील्ड है, तो फील्ड के लिए ये ऑन टू है। अब देखें जहाँ पे एक के साथ ही कनेक्ट है ना, डबलिंग नहीं हो रही, तो वो आ जाएगा 1 to 1 ऑन टू, जिसे हम बाईजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और अगर एक जो है वो 2 के साथ कनेक्ट है ना, देखें ये जो एक है ये 2 के साथ कनेक्ट है, तो इसे हम कह देंगे कि ये सिंपल ऑन टू है, जिसे हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम्स दिए हैं, हमने बताना है कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। इसमें देखें तो ये अगर ए इसे कंसिडर करूँ, इसे बी, ये ए इसे बी कह लेते हैं, इसे ए बी, उस तरीके जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था। अब देखें सेट ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रिपीट हो रहा है,
तो जब रिपीट हो रहा है तो सीधा ये हम कह देंगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। फिगर 1 हो चुकी। फिगर 2 में देखें तो फिगर 2 में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है ना, ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा, इट्स मीन ये फंक्शन तो है, ये फंक्शन है। अब कौन सा फंक्शन है ये देखते हैं। देखें कौन सा फंक्शन देखने के लिए आप सेट बी पे जाएंगे, बी में देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा है कि नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, इट्स मीन कि ये ऑन टू है। ऑन टू की अब कौन सी टाइप है, एक के साथ ही कनेक्ट है ना, तो ये आ जाएगा 1 to 1 ऑन टू, 1 to 1 ऑन टू फंक्शन। क्लियर। अब 1 to 1 ऑन टू फंक्शन जो था उसका दूसरा नाम भी है जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, तो इसे हम बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है बच्चों। अब देखें थर्ड फिगर सेम यही है, तो ये भी आ जाएगा 1 to 1, इसे हम भी कह लेंगे 1 to 1 ऑन टू, या जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके बाद लास्ट फिगर, फिगर नंबर 4 देखें। फिगर नंबर 4 पहले चेक करेंगे ये फंक्शन है कि नहीं है। देखें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, इट्स मीन ये फंक्शन है। अब कौन सा है उसके लिए देखें, पी जो है उसका एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा के लिए बच्चों यहाँ पे इंटू आएगा, तो इंटू की अब टाइप देखते हैं। इंटू में देखें ये एक के साथ कनेक्ट नहीं है, डबलिंग हो रही है, तो इट्स मीन ये सिंपल फंक्शन है जिसे हम कहते हैं इंटू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा इफ़ जी एक्स उसने दिया 3x + 2 और एच एक्स उसने दिया x² + 1 और फाइंड 6 पार्ट्स हमने करने हैं। फर्स्ट 3 पार्ट जी एक्स को यूज़ करते हुए और लास्ट 3 पार्ट्स एच एक्स को यूज़ करते हुए। फर्स्ट पार्ट में जी ऑफ 0 फाइंड करना है बच्चों। जी ऑफ एक्स में उसने दिया है, जी एक्स उसने दिया था 3x + 2। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखें जी ऑफ 0 फाइंड करना है, तो ये जो x है ना इसको हम रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ। जहाँ पे x है वहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है 0 पुट करके जो आंसर आएगा देखें 0 + 2, तो जी ऑफ 0 बच्चों यहाँ से हमने फाइंड कर लिया, उसका आंसर आ गया है 2। इसके बाद सेकंड पार्ट देखें तो जी ऑफ -3 हमने फाइंड करना है। फंक्शन लिखें, जी एक्स उसने दिया है 3x + 2, एक्स को यहाँ पे बच्चों रिप्लेस करवाएंगे हम -3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे -3 है, -3 पुट करते हैं। जी ऑफ -3 = 3 × -3 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू -9 + 2। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि प्लस माइनस जब करते हैं तो साइन बिगड़ टर्म का आता है, तो -7। पार्ट नंबर 3 में जी एक्स लिखते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 3x + 2। अब यहाँ पे x को बच्चों रिप्लेस करेंगे 2/3 के साथ, 2/3 के साथ। क्लियर। तो g × 2/3 = 3 है ना, x को रिप्लेस करेंगे 2/3 के साथ +2 आ जाएगा। अब देखें 3 से कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 2 + 2, तो 2 + 2 होता है = 4। तो g की वैल्यू 2/3 जब हमने फंक्शन पुट किया तो आंसर आया 4। पार्ट नंबर 4 में hx है, तो hx का फंक्शन लिखते हैं। hx उसने दिया x² + 1। क्लियर। यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे हम 1 के साथ, तो 1 के साथ रिप्लेस करते हैं। h1 1 का स्क्वायर + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1। जब 1 + 1 करेंगे तो जो आंसर आएगा 2। इसके बाद पार्ट 5 में पहले फंक्शन लिखते हैं। hx उसने दिया है x² + 1। यहाँ पे x को हम रिप्लेस करेंगे -4 के साथ, ये देखिए -4 है, तो रिप्लेस करते हैं। h × -4 = -4 का होल स्क्वायर + 1। बच्चों -4 का जब होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये इसका आंसर +16 आता है। बच्चे अमूमी तौर पे -16 लिख लेते हैं। अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो वो इस तरीके से कर रहे होते हैं कि ब्रैकेट नहीं लगाते उसमें, ठीक है ना, इस तरीके से कर देते हैं -4 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा -16। जबकि यहाँ पे ब्रैकेट है तो -4 का स्क्वायर इस तरीके से करेंगे तो आंसर आएगा +16। तो 16 + 1, तो h × -4, इसका आंसर आ जाएगा 17। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। hx मैंने लिख दिया, यहाँ पे x को रिप्लेस करवाएंगे -1/2 के साथ। क्लियर। तो h × -1/2 = -1/2 का होल स्क्वायर + 1। जब होल स्क्वायर लेंगे तो
इसका आंसर आएगा 1/4 + 1। अब इसको बेशक आप एलसीएम के थ्रू कर लें या कैलकुलेटर के थ्रू, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 5/4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने गिवन दिया हमें फंक्शन, जबकि उसने कहा ए और बी फाइंड कर दें, इसमें से ए और बी फाइंड करना है, और उसने f3 उसका उसने आंसर दिया 8 है, f6 का आंसर दिया 14, ए और बी की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखें तो आपको उसने फंक्शन दिया है f(x) = ax + b और साथ में +1 दिए, ठीक है ना। इसके बाद इफ़ f3 = 8, तो यहाँ लिख लेते हैं इफ़, अब उसने दिया f3 = 8। बच्चों यहाँ गौर करें, x को अब किससे रिप्लेस करवाना हमने, 3 के साथ, तो यहाँ पे f3 के अंदर हम पुट करेंगे x की जगह पे 3, तो a × 3 + b + 1 = में आ जाएगा 8। क्लियर है। देखें यहाँ पे x की जगह हमने पुट कर दिया 3, तो यहाँ 3 जो पुट किया ना उसे वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 3a + b है = इसी स्टेप पे 8, ये +1 है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके हो जाएगा -1। इसके बाद b = इसी स्टेप के अंदर आपने 8 - 1 का आंसर निकाल दिया, ये आ गया 7, और ये जो 3a है ये इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाके इसको -3a कर दें। क्लियर है। और इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, ये इजी वाला है। सेकंड अब आपको देखें तो उसने f6 दिया था 14, अब यहाँ पे उसी तरीके से लिखते हैं इफ़ और f6 = 14, f6 = 14 है ना, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, x को रिप्लेस इस दफ़ा करवाना है 6 के साथ, a × 6 + b + 1 = 14 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे से, तो 6a + b = 14 - 1। अब आप 6a + b = आ जाएगा जी 13। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखें जो b की वैल्यू है ना 7 - 3a, ये पुट करनी है, तो ये लिख रहे हैं पुट वैल्यू ऑफ b, पुट वैल्यू ऑफ b। b की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं, देखें 6a प्लस b की वैल्यू है 7 - 3a, तो यहाँ लिखेंगे आप 7 - 3a = 13। इसके बाद देखें जो a वाला है वो a के साथ इकट्ठे लिख दें, तो 6a - 3a = ये 13 है, 13 के साथ ये 7 जो है इस साइड प्लस है, इक्वल के दूसरी साइड पे आगे हो जाएगा माइनस। अब देखें 6 में से 3 को जब आप माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 3a = अब 13 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे, 13 - 7, तो आंसर आएगा इसका 6, तो 6 लिख दें। अब चूँकि आपने a फाइंड करना है, तो a = 6/3, यहाँ से a कैलकुलेट हो जाएगा, a का आंसर आएगा 2। क्लियर है बच्चों। अब देखें उसने a भी फाइंड करने के लिए कहा था और b भी फाइंड करने के लिए कहा था, तो a हमने ये फाइंड कर लिया 2। अब a की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। a की वैल्यू अब हम 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या थी, b = 7 - 3a। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमने फाइंड की थी, b = 7 - 3, और a की वैल्यू हमने फाइंड की थी 2, तो 2 लिख लेते हैं। तो b = 7 - 3 × 2 6 होता है, तो 6 करते हैं, 7 में से 6 माइनस करें तो यहाँ से b का आंसर आ जाएगा 1। तो बच्चों ये a की भी वैल्यू हमने फाइंड कर दी है और b की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। एक और मेथड है वो इक्वेट करने से होता है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप इसी तरीके से इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन उसने दिया, मैंने सेपरेट लिख दिया, फंक्शन ax + b + 5। अब a और b फाइंड करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने इफ़ दिया, तो लिखते हैं इफ़
यहाँ पे देखें जी -1 है, तो जी इंटू -1 और इक्वल है 0 के। अब जहाँ x है वहाँ पे -1 पुट करते हैं, तो a इंटू -1 प्लस b प्लस 5 इक्वल आ जाएगा 0 के। क्लियर? तो -a प्लस b प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से a या b को सेपरेट कर लें, तो जो पॉजिटिव है ना इसको ऐसे ही रहने देते हैं, b को इधर ही रहने देते हैं, इक्वल टू, देखें ये a है, a दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और जो 5 है ये प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस, तो यहाँ से -5 आ जाएगा और a जब इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस a हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद दूसरा अगर आप देखें तो उसने g(2) दिया था 10 के इक्वल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दोबारा से इफ़ g(2) इक्वल टू 10 है, ठीक है ना। अगर g(2) इक्वल टू 10 है तो फंक्शन में जहाँ पे x है उसको रिप्लेस करवाएंगे हम 2 के साथ, तो a इंटू 2 प्लस b प्लस 5 इक्वल टू आ जाएगा 10 के। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो 2a प्लस b इक्वल टू 10, ये प्लस 5 है, इक्वल के इस साइड पे आगे हो जाएगा -5, तो यहाँ से बच्चों वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस b इक्वल्स टू 5। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने, इधर b की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए b की वैल्यू है ना, तो पुट करते हैं वैल्यू, तो पुट वैल्यू ऑफ, इधर लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ b की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। किस तरीके से देखें, 2a प्लस, अब b की वैल्यू है -5 प्लस a, ठीक है ना, तो इसको अगर रीअरेंज कर लें, a पहले कर लें और 5 बाद में लिख लें, तो इसको लिख सकते हैं a -5 इक्वल टू में देखें ये है 5, ये सिर्फ b की जगह ये वैल्यू मैंने पुट कर दी a -5। अब 2a प्लस a करें तो आंसर आएगा 3a, ठीक है, इक्वल टू में ये 5 है और ये -5 इक्वल के इस साइड पे आगे हो जाएगा बच्चों +5, तो 3a इक्वल्स टू 5 + 5 होता है 10, तो यहाँ से a आ जाएगा a इक्वल्स टू 10, 3 यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल की दूसरी साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड, तो a की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड कर लिया 10/3। अब a की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, तो वहाँ से b की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो बच्चों मैंने लिख दिया पुट वैल्यू ऑफ a इन 1। इक्वेशन 1 जो थी वो b इक्वल्स टू -5 प्लस a है, तो यहाँ पे -5 लिखें प्लस a की वैल्यू हमने फाइंड की थी 10/3, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे 10/3। इसको कैलकुलेटर के थ्रू कर लें, बेशक एलसीएम लेके आप इसका आंसर फाइंड कर दे तो आंसर आएगा b इक्वल्स टू -5/3। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने कहा कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय, एक ये फंक्शन है और f(x) इक्वल्स टू 32, ये दोनों ही जनरल फंक्शन दिए हैं। तो सबसे पहले आप इसको कर लें f(x) इक्वल्स टू 5x + 1 है ना, और दूसरा उसने कहा f(x) इक्वल्स टू 32, ये दो उसने दिए हैं फंक्शन, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 का बेशक का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। आप यहाँ पे लिख लें कंपेयर इक्वेशन, या इक्वेशन ना लिखे 1 और 2 लिख लें। जब हम कंपेयर करेंगे तो बच्चों यहाँ से गौर करें कि दोनों f(x) हैं, ठीक है ना, तो इन दोनों को सिंपल आप यहाँ से एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, या ये +1 है दूसरी साइड पर जाकर -1 हो जाएगा, तो 32 - 1, तो f(x) इक्वल्स टू 31 आ जाएगा। अब देखें x फाइंड करना ना, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 31/5, तो x हमने फाइंड कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, सेम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जैसा ही है। फंक्शन दिया उसने इफ़, यहाँ से इफ़ लिखते हैं f(1) है और इक्वल है 6 के, तो रिप्लेस करते हैं x को 1 के साथ, तो c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस d इक्वल आ जाएगा 6 के। तो देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस d इक्वल्स टू 6 कह लेते हैं। इसके बाद c इंटू 1, इसका आंसर जस्ट c आएगा, c इक्वल्स टू हम कह लेते हैं 6, देखें d यहाँ प्लस है, इक्वल के दूसरे साइड पे आगे हो जाएगा माइनस, ठीक है ना।
और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब देखें नेक्स्ट उसने कहा कि f में -2 पुट करो तो वो 10 के इक्वल है, तो आप यहाँ लिख लेंगे इफ़ f में -2 इक्वल टू 10, ये गिवन है। इसके बाद पुट करते हैं x के अंदर -2, तो c इंटू -2 का स्क्वायर प्लस d इक्वल बच्चों यहाँ से आ जाएगा 10 के। इसके बाद देखें तो -2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करें तो आंसर आएगा 4 प्लस डी इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों यहाँ से 10। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4c प्लस डी इक्वल आ जाएगा 10 के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, c की वैल्यू जो हमने यहाँ से सेपरेट की थी यहाँ पुट करते हैं, तो लिखना पड़ेगा पुट वैल्यू ऑफ c। यहाँ पे c की वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन एक चीज़ आपने गौर करनी है, तो यहाँ बाहर 4 लिखा है, तो 4 c की वैल्यू देखें 6 माइनस डी है, तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, 6 माइनस डी प्लस डी इक्वल आ जाएगा 10। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24 माइनस 4 मल्टीप्लाई डी आ जाएगा 4d प्लस डी इक्वल 10 के। इसके बाद ये जो 24 है इक्वल के दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा, और -4d प्लस डी, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो -3d आएगा, -3d इक्वल्स टू 10 माइनस 24। इसके बाद -3d कर लें इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस माइनस साइन बिगड़ टाइम का, तो यहाँ से आंसर आएगा 14, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। देखें d फाइंड करना है, तो 3 इक्वल के दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा d इक्वल्स टू 14/3। अब d की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, तो बच्चों मैंने लिख लिया पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी c इक्वल्स टू 6 माइनस डी, यहाँ पे d की वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल्स टू 6 माइनस डी का आंसर आया था 14/3। कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर लें इसको, तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 3 18, 18 माइनस 14, तो इसका आंसर आएगा 4/3। तो बच्चों एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, काफ़ी आसान सी ये एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे इसकी।